Hello and greetings to all the dear aspirants. This is कुलदीप सिंह. वेलकम बैक टू द चैनल. सो हाउ टू सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ. दैट इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग कि कब आपको बेसिकली आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए. और जो बिगिनर लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत टाइम उनका ये क्वेश्चन होता भी है कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए. क्या उन्हें जैसे ही तैयारी स्टार्ट करे तभी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या प्रीलिम्स के बाद करनी चाहिए. तो इन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूंगा. मैं आपको बताऊंगा क्या जो है किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, क्या जो है आपके पास किस तरह से आपने टूल्स बनाने हैं एज फार एज आंसर राइटिंग इज कंसर्न. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे कि भाई आंसर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों कि भाई जो आपका पहला स्टेज है प्रीलिम्स की स्टेज है, ये एमसीक्यू बेस्ड स्टेज है और इसमें बेसिकली आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है स्टोर करी है अपने दिमाग में उसको आपको रिट्रीव करना होता है. बट ये पेपर जो है सिर्फ एक छटनी का पेपर है. यहाँ से जो है बच्चे बेसिकली मेन स्टेज में जाते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे हर एक पेपर के मार्क्स जो हैं वो आपके रैंक पे जुड़ते हैं. और मेंस पेपर में ध्यान से सुनिए इसको कि नॉलेज जो है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी प्री से निकल के आया तो नॉलेज तो सबके पास है. वहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग के स्किल, प्रेजेंटेशन के स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स की किस तरह से आप क्वेश्चन को एनालिसिस करते हो उसका और कैसे उसे प्रेजेंट करके एक अच्छा आंसर लिखते हो. सो आंसर राइटिंग जो है वो मेक इट और ब्रेक इट का काम करता है और आपके रैंक को इंप्रूव भी कर सकता है या ऑल टुगेदर आपको मेन से बाहर भी निकाल सकता है. सो आंसर राइटिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई हम लोग इस सेशन में अभी बात करेंगे कि कैसे आपको करना है स्टार्ट आंसर राइटिंग के ऊपर. सो चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि भाई मैं बहुत सारे आपको जो वर्कशॉप्स या वर्कबुक्स दूंगा वो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे. तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए और अगर आप इस सेशन की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो आपको अवेलेबल हो जाएगी. एंड इन केस अगर आप जो है हम लोगों के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं HS एग्जाम के, आप जाके नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं कि शुड यू स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड गो. वर्ड गो का मतलब बेसिकली अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, आप एक बिगिनर हैं जिसने अभी सोचा है कि मैं सिविल्स की तैयारी करता हूँ या फिर HS में मैंने बैठना है पेपर अगले साल में, तो क्या आपको पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए. ठीक है, सो इसका क्लियर कट आंसर जो है वो है नो. ठीक है जी, समझने की कोशिश कीजिए. जो बिगिनर होता है, बिगिनर को के पास जो कंटेंट होगा, ठीक है जी, जो कंटेंट आपके आंसर्स में लिखने वाला होगा वो कंटेंट अवेलेबल नहीं होता. कंटेंट की डेथ होती है क्योंकि अभी आप लोगों ने जनरल स्टडीज़ नहीं पढ़े होती, अभी आप लोगों ने जो है करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट नहीं पढ़े होते, वो क्रॉस लिंकेजेस बनाना, वो क्रॉस रेफरेंसेस बनाना अभी आपको नहीं आए होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है सिलेबस का. तो इसलिए पहले दिन से या पहले हफ्ते से या पहले महीने से हम लोगों को आंसर राइटिंग नहीं करनी होती है. ठीक है जी, अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. इवेंचुअली जब आप आंसर लिखने बैठेंगे आपको ना क्वेश्चन समझ में आएगा ना आंसर राइटिंग का समझ में आएगा और आप एक दो पैराग्राफ लिखने के बाद जो है कंफ्यूज हो जाओगे जो कि बहुत ज़्यादा डीमोरलाइजिंग भी हो सकता है. ठीक है जी, सो क्या करने की ज़रूरत है. सबसे पहले आपको जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है. ठीक है जी, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपको जो सिलेबस दे रखा है HPS का, HPPSC का, तो उसको आप जो है मगअप कर लीजिए, आप उसको याद कर लीजिए. अगर आप उसको याद कर लेंगे तो ऑलरेडी आपके दिमाग में एक ब्रॉड पिक्चर बन जाएगा और उस पिक्चर के बेसिस में आपको जो है क्लैरिटी होगा कि क्या आपके आंसर्स में होना चाहिए या क्या जो है आपका ब्रॉड सिलेबस या पैटर्न होगा. ठीक है जी, तो इसको आपको जो है अच्छे से समझना है. पहला है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास सिलेबस की. एंड दूसरी चीज़, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो आप एटलीस्ट 2 महीने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए. ठीक है जी, प्रिपरेशन को जैसे मैंने पीछे जब बताया भी था कि प्रिपरेशन करनी कैसे, तो मैंने बताया था कि स्टैटिक और डायनेमिक का कॉम्बो रखना है. तो वो आई होप उसी तरह से आप चलेंगे. तो स्टैटिक एंड डायनेमिक का कॉम्बो जब रखेंगे तो आपको GS के सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंड देन साथ साथ में जो है आप क्या करेंगे, आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. जब आप ये काम करेंगे तो आपका जो है क्रॉस लिंकेज बनना स्टार्ट हो जाएगा. लेट से आपने पॉलिटी पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स में इलेक्शन कमीशन जो है वो चल रहा है, तो आपका एक क्रॉस लिंकेज बनेगा कि आप देखेंगे कि जो स्टैटिक पार्ट है वो किस तरह से लिंक्ड है करंट अफेयर्स के साथ. और इस तरह से क्या होगा, आप जब 2 महीने प्रिपरेशन करते लग जाएंगे तो आपके पास धीरे धीरे कंटेंट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है जी, करंट अफेयर्स पढ़ रहे, कंटेंट बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लग रही है, आप उसको सिलेबस के साथ लिंक कर पा रहे हैं. GS पढ़ रहे हैं, GS को जो है सिलेबस के साथ करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर पा रहे हैं और आपके ब्रेन में जो है ऑटोमेटिक ये जो क्रॉस कनेक्शन है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे. तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, शुड यू स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड गो, आंसर इज बिल्कुल नहीं. आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स का टाइम लेना है. 2 मंथ में आपको जो है बेसिक अपने सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बनानी है. आपको पहले जो है अपना GS के सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं, करंट अफेयर पढ़ने स्टार्ट करने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट करने हैं एंड उसके बाद जो है 2nd मंथ के बाद आप यहाँ पे अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं.
सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है जी। अब आपको पता चल गया 2 महीने के बाद करना, पर करना कैसे है, ठीक है जी। हाउ टू बिगिन, स्टार्ट करना जो है बहुत ज़्यादा एक लाइक आपको यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि भाई कैसे स्टार्ट करें, ठीक है जी। वो बहुत एक पुश लेना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना। आपने सुना होगा कि भाई चलती ट्रेन जो है चल रही है तब तो ठीक है, बट खड़ी ट्रेन को अगर आपको स्टार्ट करना तो इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं किस तरह से स्टार्ट करना है, हाउ टू बिगिन, ठीक है जी। सो आपके आंसर्स जो हैं वो बेसिकली 2 तरह के आंसर्स होंगे। आपने सिलेबस स्टार्ट किया तो पहले तरह का आंसर्स जो आप लिखना स्टार्ट करोगे वो होंगे जनरल स्टडीज़ के, ठीक है जी। जब आपने ऑलरेडी 2 महीने पढ़ लिया है तो आप जनरली कोई जनरल स्टडीज़ का टॉपिक पढ़ रहे होंगे। लेट अस अज्यूम कि आप यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो जब आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ ऑलमोस्ट एक दो महीने पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। और ज्योग्राफी के जब इस तरह से नुआंसेस आपको समझ में आने लग जाएंगे, आप सिलेबस के साथ जो रेफरेंस है वो बना पाओगे। इवन करंट अफेयर्स साथ में पढ़ रहे होंगे तो कुछ ज्योग्राफिकल जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही होंगी वो आपको पता होंगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड मंथ में हमने करना क्या है, जीएस के लिए हम लोग को किसकी तरफ देखना है, एनसीईआरटीज़ की तरफ देखना है। अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटीज़ में आपको जो हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करोगे आई थिंक इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। एंड ये जो है बेसिक बिगिनिंग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, ठीक है जी। सेकेंड चीज़ जो है यहाँ पे दैट इज़ करंट अफेयर्स, ठीक है जी। करंट अफेयर्स के लिए अगेन वही बात है कि भाई आपने करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कर रखे हैं, 2 महीने हो गए आपको करंट अफेयर्स पढ़ते, तो आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पूरे देश में दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से एरियाज़ में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, किन एरियाज़ में क्या, इकोनॉमी में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसके बाद जो है आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हम लोग डेली अपनी वेबसाइट्स में डालते हैं, हम लोग अपने ऐप्स में डालते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी एक साइट को पकड़ के जो है वहाँ से एक क्वेश्चन पकड़ सकते हो, ठीक है जी। कैसे पकड़ना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको, बट कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ के आप उसको लिख सकते हो जो कि करंट अफेयर के साथ लिंक्ड है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको जीएस की आपको आंसर राइटिंग करनी है, एंड देन करंट अफेयर्स की आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। बट किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट हमेशा बेसिक लेवल क्वेश्चन से करने हैं। कई वेबसाइट बहुत ही एडवांस लेवल क्वेश्चन देंगी, सीधा जो है क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली कमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस को बात करेगी। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट देके जो है आपसे क्वेश्चन का आंसर मांगेगी। तो उस तरह से आपको स्टार्ट नहीं करना है, अगेन इट कैन बी वेरी डिमोरलाइजिंग। तो आपको जो है जनरल क्या करना है, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। बेसिक लेवल क्वेश्चन क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग WWH क्वेश्चन बोलते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ क्वेश्चन, ठीक है जी। मीन्स फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से अर्थक्वेक्स न्यूज़ में, तो व्हाट इज एन अर्थक्वेक, हाउ दीज अर्थक्वेक्स लाइक अकर एंड लाइक व्हाट इज द रेमेडी फॉर इट, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप इस तरह के बेसिक व्हाट, व्हाई, हाउ वाले क्वेश्चंस करोगे तो क्या होगा कि आपके पास एक ब्रॉड क्लियर गाइडलाइन है, आपको क्वेश्चन से गाइडलाइन मिल जाएगी और आप उनको जो है ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाओगे स्टार्टिंग लेवल के लिए, ठीक है कि नहीं। तो बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है उनको फोकस करना है, उनको ही अटेम्प्ट करना है। और अपने जीएस से आप एनसीईआरटीज़ में बेसिक लेवल क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स में जो है आप अपने न्यूज़पेपर से या कोई वेबसाइट जो है उनसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हाउ करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ आपको कि भाई लाइक आंसर राइटिंग करनी कैसी है, वो बेसिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो मैंने ऑलरेडी सीरीज़ ले रखी है, ऑलमोस्ट 10 to 12 वीडियोस उसकी पड़ी हुई हैं, तो वो आई बटन में आ रही होंगी इस टाइम पे, आप वहाँ से देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, जस्ट गो एंड चेक देम आउट। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया कि बेसिकली किस तरह से करना होता है, ठीक है कि नहीं। सो आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरी चीज़ की, भाई एक बार आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अब आपको स्किल को बिल्ड कैसे करना है, आंसर राइटिंग के स्किल को, और उसे इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है कि नहीं। तो ये समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज़ होती है आपको बेसिक्स पता होने चाहिए आंसर राइटिंग है, ठीक है। स्किल बिल्ड करना है, इंप्रूवमेंट कैसे करना है, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग। बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग क्या होता है कि भाई आपको आंसर राइटिंग के जो बेसिक एज एंड बीज हैं वो पता होने चाहिए कि भाई अगेन यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है, क्या इंट्रोडक्शन की फिलॉसफी होती है। सिमिलरली बॉडी पार्ट में आप क्या चीज़ें डालते हो, किस तरह से बॉडी में पॉइंट्स को जो है प्रायोरिटाइज करना होता है, या कौन से क्वेश्चन को पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, कौन से क्वेश्चन को पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड देन कंक्लूजन का जो है क्या रोल होता है, क्या फिलॉसफी होती है, किस तरह से कंक्लूजन करना है, एक नेगेटिव क्वेश्चन में कंक्लूजन कैसे करना है, पॉजिटिव क्वेश्चन में कंक्लूजन कैसे करना है, ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए आंसर राइटिंग में, ठीक है जी। ये बेसिक टूल जो है आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग का बिल्डअप बनाने में, या उसको बेसिकली लाइक एक जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भाई अगर आपको लेटेस्ट एक ड्राइविंग सीखनी है, कार चलानी सीखनी है, तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई ABC, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच होता है, स्टीयरिंग व्हील ऐसे चलता है, गियर जो है इस तरह से है। तो वो बेसिक्स हैं आंसर राइटिंग के, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन।
अगेन ये मैंने वो जो आंसर राइटिंग सीरीज़ है उसके अंदर बताया हुआ है, आई बटन में आ रहा होगा, तो एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़, ठीक है नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो कंसिस्टेंटली रखनी होगी, ठीक है। अगर आप बेसिक्स सीख भी गए हैं, थियोरेटिकल पार्ट सीख भी गए, जब तक आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है आप इसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। वही गाड़ी वाली बात करते हैं कि भाई आपने गाड़ी चलाने का बेसिक सीख लिया कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, बट जब तक आप उसको कॉन्स्टेंटली ड्राइव नहीं करोगे, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप गाड़ी चलाने का स्किल कैसे इंप्रूव कर लो, है ना। सो कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस का मतलब है कि यू नीड टू डू इट वीकली, ठीक है। एटलीस्ट वीक में जो है 1 या 2 बारी आपको आंसर राइटिंग करनी है। आफ्टर सेकेंड मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन स्टार्ट विद एटलीस्ट राइटिंग 2 आंसर्स इन अ वीक। 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, देन 2 आंसर्स के ऊपर आ सकते हैं, देन जो है आप इंटरमीडिएटली, जब इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएगा, आगे बताऊंगा अभी मैं, इंटरमीडिएट लेवल पे आप इवन 3 आंसर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इवैल्यूएशन एंड रेपिटेशन, ठीक है। इसको समझिए आप जब तक आंसर देखो, जब हम लोग गाड़ी सीखते हैं वही बात लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं उसी चीज़ को, गाड़ी सीख रहे हैं तो भाई आपके साथ में अगर कोई आपको सुपरवाइज कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये आपकी गलती है, इसको इम्प्रूव करो, तो जो है आप गाड़ी बहुत जल्दी सीख जाएंगे, आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। यही चीज़ इवैल्यूएशन करती है। आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो आंसर्स इवैल्यूएट ज़रूर करवाइए। इवैल्यूएशन के लिए आप अपने सीनियर्स को कंसल्ट कर सकते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1-2 मेंस लिखे हों, या मेंटर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, या हम लोग से बात कर सकते हैं। लाइक वट एवर यू फील कंफर्टेबल आप वो काम करिए। इवैल्यूएशन ज़रूर करवाइए। इवैल्यूएशन में आपको की इंप्रूवमेंट्स पता चलेंगी कि ये इंप्रूवमेंट्स हैं, आपको अपने फॉल्ट्स पता चलेंगे, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी, और इन मिस्टेक्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो ये आंसर्स और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन लेनी है, देन रिपीटिशन करना है। रिपीटिशन का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने एक आंसर लिखा, आंसर को जो है इवैल्यूएट करवाया, इवैल्यूएशन में ये आपको इंप्रूवमेंट मिली। इसका मतलब ये नहीं कि आपने आंसर यहाँ पे छोड़ दिया। यू राइट दिस क्वेश्चन अगेन, आपको उस क्वेश्चन को दोबारा लिखना है, देन उसको जो है एटलीस्ट 1 बारी और 3 बारी लिखने की कोशिश करो, तो आपकी जो इंप्रूवमेंट्स है वो आप देख पाओगे, प्रैक्टिकली देख पाओगे कि वो आपके पेपर में किस तरह से निकल के आ रही है, ठीक है जी। जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि भाई जब आप एक ही क्वेश्चन को तीसरी बार लिखते हैं इवैल्यूएशन के बाद, तो पहले आंसर में और तीसरे आंसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है कि नहीं। कई बारी तो जो स्टूडेंट बहुत बेसिक होते हैं उनको मैं 4-4 बारी 5-5 बारी एक ही क्वेश्चन लिखवाता हूँ और उस पर इवैल्यूएशन देता हूँ, सो दैट वो अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सके, और बहुत ही ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आता है। अगेन मैंने देखा है कि एक महीने के अंदर जो लाइक बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इंप्रूव कर जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इवैल्यूएशन रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीकली कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करो। हफ्ते में 2 आंसर्स, 1 आंसर लिखना है, उसको आप इवैल्यूएट करवाओ। इवैल्यूएट करवाने के बाद उसको आप क्या करें, दोबारा लिखो, एंड दोबारा लिखने के बाद आप उसे तीसरी बार लिखो एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए, एंड देन उससे जो है आप क्या करोगे, काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर पाओगे। तो ये बेसिकली स्किल इंप्रूव करना और स्किल बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए, ठीक है। क्या फ्रीक्वेंसी होता है आंसर राइटिंग का, और इसमें मैं ब्रॉड फिलॉसफी बताऊंगा कि अलग अलग स्टेजेस में कैसे हम लोग आंसर राइटिंग को बिल्ड करते हैं। सबसे पहली स्टेज जो मैं अब तक पीछे डिस्कस कर रहा था वो था बिगिनर स्टेज। बिगिनर स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट वंस अ वीक हम लोग आंसर लिखते हैं कि आपने लेटर से सैटरडे या संडे या बोथ दोनों दिन जो है हम लोगों ने आंसर राइटिंग के लिए छोड़े हुए हैं, जिसमें कि आप क्या करोगे, 1 आंसर या 2 आंसर लिख रहे हो, तो वंस अ वीक आपने आंसर लिखना है, वंस अ वीक, और उसमें 2 रेपिटेशन निकालनी है। 2 रेपिटेशन मीन्स मान लीजिए आपने सैटरडे को 1 आंसर लिखा या सैटरडे को 2 आंसर लिखे, उसको आपने चेक कराया, एंड देन चेक कराने के बाद जो इंप्रूवमेंट है उसने आपको, देन आपने उस दिन संडे में जो है उसको दोबारा लिखा, एंड देन उसको आपने वेडनेसडे को 1 बारी फिर से लिखा। तो 3 बारी आप 2 या 3 बारी रिपीटिशन करोगे, तो इससे जो मैं पीछे आपको बात बता रहा था स्किल बिल्ड करना, वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके बेसिक स्किल जो है रिफाइन हो जाएंगे, आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लगाना आ जाएगा, प्रायोरिटाइज करना आ जाएगा पॉइंट को, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो होगी वो है हैबिट बिल्ड होगी, ठीक है जी। हैबिट के बिना आंसर राइटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। आप सीनियर्स को पूछोगे ना, वो पढ़ते रहते आंसर राइटिंग करते नहीं है, क्यों, बिकॉज हैबिट नहीं बनी हुई आंसर राइटिंग की, और इसीलिए बहुत सारा बच्चा जो भी प्रिपरेशन में बैठता है वो आंसर राइटिंग से डरता है, कतराता है, क्यों, बिकॉज हैबिट नहीं बनी हुई है। तो स्टार्टिंग में आप जब इस काम को करोगे, एटलीस्ट 2-3 रिपीटिशंस दोगे, एक ही क्वेश्चन को हर हफ्ते को आंसर लिखोगे, देन आपका जो हैबिट भी बिल्ड होगा और बेसिक स्किल जो है वो भी रिफाइन होंगे, ठीक है। ये बिगिनर काम जो है अगेन सेकेंड मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 5th-6th मंथ तक हम लोग का चल रहा है। सो 4-5 महीने आपको ये काम करना है अपनी प्रिपरेशन के 2 महीने स्टार्ट हुए बाद।
सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो है इंटरमीडिएट स्टेज। अब इस स्टेज में जो है हम लोगों का काम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे आंसर को ट्वाइस अ वीक लिख रहे हैं, एटलीस्ट 3 दिन में एक बार आंसर को लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे रेपिटेशंस कम कर रहे हैं, ठीक है जी। आप रेपिटेशन की आपको जरूरत नहीं, अगेन सिर्फ पेचीदा क्वेश्चंस में आपको रेपिटेशन की जरूरत है। आपको यहाँ पे रेपिटेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे रेपिटेशन बिल्ड कर लिए हैं और बेसिक स्किल्स और बेसिक हैबिट बिल्ड हमने यहाँ पे कर ली है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेटेस्ट से हम लोगों ने यहाँ पे वेडनेसडे एंड फ्राइडे का दिन रखा हुआ है और वहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा आइडिया होता है वॉल्यूम ट्रेन करने का। वॉल्यूम ट्रेन हमने धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। वॉल्यूम ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, तो देखो मेंस में आपको ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन लिखने हैं ना, 20 क्वेश्चन लिखने हैं, तो उसमें क्या होगा 3 घंटे कंटिन्यूसली पेन चलना है, उसकी भी तो तैयारी करनी है हमको। तो वॉल्यूम ट्रेनिंग में क्या होता है, अब हम लोग पहले एक क्वेश्चन लिखते थे, अब हम क्या करेंगे एटलीस्ट सेट ऑफ 3 या सेट ऑफ 5 या सेट ऑफ 9 क्वेश्चन हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि 3 क्वेश्चन लिखें, 5 क्वेश्चन लिखें, 9 क्वेश्चन लिखें, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमें रिपीटिशन अब करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग एक ही बारी लिखते हैं। लेटेस्ट से आपने 3 क्वेश्चन का टेस्ट बनाया, 3 क्वेश्चन लिखे, देन वो जो है आपने इवैल्यूएट करवाए। अगर आपको जो कि बहुत ही बेसिक उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट बताई गई है, तो आप उनको इंप्रूवमेंट को आप वैसे ही कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एडवांस इंप्रूवमेंट बताई है, आपको अभी भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उसको रिपीटिशन में डालना है, ठीक है। बट अगर आपने 4 महीने 3 से 4 महीने यहाँ पे बिगिनर के लिए सारा आंसर राइटिंग करिए, तो इंटरमीडिएट में आपको रेपिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक स्किल्स हैबिट अच्छी बनी होगी, तो आप वॉल्यूम ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हो। 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन का आप जो है पूरा सेट बना सकते हो। और यहाँ पे आपको स्किल एनहांसमेंट के ऊपर फोकस करना है। स्किल एनहांसमेंट, ध्यान से सुनिए, स्किल एनहांसमेंट का मतलब क्या है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, बिगिनर लेवल पे हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, WWH वाले, व्हाट व्हाई हाउ वाले। अब हम यहाँ पे आगे एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, ठीक है जी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आगे, जहाँ पे क्वेश्चंस पेचीदा है, जहाँ पे क्वेश्चंस को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर आपको और ज़्यादा सोच, ये विचार करने की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट 1 मिनट देना होगा कि भाई ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर क्या रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर हमें यहाँ पे बिल्डअप करना, तो स्किल एनहांसमेंट होगा, वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये 2 से 3 महीने ये काम चलता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रीलिम्स आ जाएगा, प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, रिवाइज करिए प्रॉपर, एंड देन आप आते हैं एडवांस स्टेज में। एडवांस स्टेज जनरली आती है पोस्ट प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स देने के बाद यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आप फुल वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हैं अलॉन्ग विद टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 1.5 घंटे में, या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 3 घंटे में, तो आप टाइम बाउंड मैनर में जो है अपने स्किल को ढालने की कोशिश करते, ताकि आप पेपर में पूरा पेपर भी कंप्लीट कर पाओ और उसको जो है देन इवेंचुअली अच्छे क्वालिटी के आंसर्स के साथ कंप्लीट कर पाओ, ताकि आपको मार्क्स भी मिले और आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये काम हमें करना होता है, ठीक है। आपको एक चीज़ ये भी सोचनी है कि भाई, मैं इसको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई 20 क्वेश्चन आते तो ये नहीं होता कि हर क्वेश्चन आपको आता हो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ऑल्सो, बट ऐसा होता है कि भाई आपको जो 15-18 क्वेश्चन आते हैं उसमें इतना अच्छा क्वालिटी, इतना अच्छा स्किल, इतना आपने अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है कि आपको 2-3 क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आते उसका कोई हानि होती नहीं है, ठीक है जी। और जब आप इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल में आते हैं ना, तब आपको पता भी चल जाता है कि भाई जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते उनमें भी कुछ हमको मार्क्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। अगेन ये सारी बातें मैंने वहाँ पे आंसर राइटिंग के कोर्स में डिस्कस करी हुई है, आप वहाँ पे जाके उसको चेक करो, यूट्यूब में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है जी। सो बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। और अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने लगे हैं या कर रहे हैं और आप अलग अलग लेवल में फॉलो करते हैं, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए देन कुछ डूज एंड डोंट्स, लास्ट में कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहली चीज़, न्यूज़पेपर पढ़ के आपको न्यूज़पेपर के एडिटर जैसा आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। वो स्टाइल ऑफ राइटिंग जितना आपको इंप्रेस करती है उतना ही आपको खड्डे में गिराएगी। क्यों? बिकॉज उस तरह की आंसर राइटिंग हमें नहीं करनी है अपने आंसर्स में। वो न्यूज़पेपर स्टाइल ऑफ राइटिंग है, हमें इसको नहीं इमिटेट करना है। वी हैव टू बी डायरेक्ट, वी हैव टू बी अगेन कंप्लीटली, आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, और उसके अंदर जो है अगेन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पॉइंट्स होनी चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर स्टाइल नहीं लिखना है, एडिटोरियल्स में आप देखते हो वो आपको काम नहीं करना है। बी सिंपल एंड बी डायरेक्ट, ठीक है जी। कीप इट, इसको आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। बच्चों को बताता हूँ मैं, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, कीप इट सिंपल एंड
एंड स्टूपिड, ठीक है जी, सिंपल रखना है एंड बिल्कुल ABC इस तरह से रखना है। सेकेंड चीज़, अपने टेम्पलेट्स बिल्ड कीजिए, ठीक है जी। टेम्पलेट बिल्ड करने का मतलब क्या होता है, ऐसे अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करना जो कि आपके आंसर्स को और ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव बनाते हैं और आपको एक लर्नड पर्सन की तरह झलकाते हैं, ठीक है। जैसे कि अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, सस्टेनेबल, ये आजकल कीवर्ड कैचवर्ड बन गया है सस्टेनेबल। तो जब भी आप किसी चीज़ का सोल्यूशन दे रहे हो तो आप हमेशा बात कर सकते हो कि भाई सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जाना है या सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है या सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी करनी है या इंटीग्रेटेड। जब भी आप सोल्यूशन दे रहे हो तो आप इंटीग्रेटेड, कि भाई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ दिस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ दैट, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की शब्दावली बनाओ। इस शब्दावली से जब आप इनको आंसर्स में डालोगे तो ये बेसिकली वो जायका देगा आंसर्स में जो कि एग्जामिनर को कंपेल कर देगा आपको मार्क्स देने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़, कनेक्टर्स बिल्ड करना अपने आंसर्स में, ठीक है जी। सो आंसर्स में क्या है, ब्रोकन, बहुत बच्चों को ऐसे आंसर लगता है कि ब्रोकन है, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पे है या कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि टूटा हुआ है आंसर। टूटा हुआ आंसर क्यों होता है, बिकॉज वो कनेक्ट नहीं करते हैं अपने स्टेटमेंट्स को या अपने आर्ग्यूमेंट्स को। तो कनेक्टर्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है जी। फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, ठीक है जी, लास्टली, या इस तरह की चीज़ें आप कनेक्टर्स बिल्ड करो अपने लेवल पे। आपको लाइक सर्च करना कनेक्टर्स इन इंग्लिश, बहुत सारे कनेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छे कनेक्टर्स का यूज़ करो तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके आंसर्स में स्मूथनेस निकल के आएगी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो, ठीक है जी। स्पेशली मैं लड़के लोगों को बोल रहा हूँ, लाइक बॉयज़, आई नो दैट आंसर राइटिंग जो है आप लोगों का थोड़ा सा लाइक गड़बड़ रहता है, बट आंसर राइटिंग इज़ वेरी, हैंड राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आपका भाव जो है आपके एग्जामिनर तक पहुँचेगा ही नहीं और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। ये प्रूवन फैक्ट है। अगर जिसकी सेम कंटेंट के ऊपर अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो वो 1 से 2 मार्क्स फालतू मिलेंगे उसको। ये हम लोग करते हैं और ये एग्जामिनर भी करता है, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती, क्योंकि समझ में नहीं आता कि भाई आपने R लिखा है कि I लिखा है कि N लिखा है, क्या लिखना चाह रहे हो, नहीं समझ में आता है, ठीक है। इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अपना नॉलेज नहीं झलकाना है। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन आया, लेटर से आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, क्वेश्चन आ गया कि भाई अपना वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपने बस कसीते पढ़ दिए कि भाई मेरे को तो पता है। फोकस ऑन द डिमांड की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन से एरिया पे है, कौन सी चीज़ के ऊपर आपका फोकस लाने की कोशिश कर रहा है और उसी चीज़ को आपको लिखना है, ठीक है। तो फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एटलीस्ट क्वेश्चन को 1 मिनट तक पढ़ो, उसका भाव समझो एंड देन उसके बाद जो है उसको लिखने की कोशिश करो। ट्रिक मैं यहाँ पे आपको देता हूँ कि अगर इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो, अगर आपको भाव समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी में आपको भाव समझ में आ जाएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में पढ़ो, अगेन काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं। डू नॉट जंप इनटू एडवांस क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। बहुत ज़्यादा हो जाता है, 90% लोग जो हैं डिमोरलाइज इसीलिए होते हैं, सीधा सीधा जो है वैल्यूएट, क्रिटिकली वैल्यूएट के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ से जो है टेंशन लेके स्ट्रेस हो के डिमोरलाइज होकर छोड़ देते हैं आंसर राइटिंग। बोलते हैं कि भाई प्री के बाद देखूंगा या उस टाइम पे कोई कोर्स ज्वाइन कर लूंगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एडवांस क्वेश्चन के ऊपर स्ट्रेट अवे नहीं जाना है। स्टार्ट विद द सिंपल व्हाट व्हाई हाउ क्वेश्चन एंड देन स्लोली बिल्ड योर पेस। बिगिनर से जब इंटरमीडिएट में जाओ वहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज डेवलप योर स्किल इन प्रायोरिटाइजिंग द पॉइंट। देखो प्रायोरिटाइज करना पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई आप अपने बारे में सबसे बढ़िया चीज़ें मुझे बताएं, तो आप क्या करेंगे, सबसे बढ़िया चीज़ सबसे पहले बताएंगे ना। तो सेम चीज़ है यहाँ पे कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्रायोरिटाइज करना पॉइंट को बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले बताओ, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, देन थर्ड कम इंपॉर्टेंट, फोर्थ कम। इस तरह से आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए पॉइंट्स को, एंड तब जो है या आर्ग्यूमेंट पेश करना आना चाहिए प्रायोरिटाइज करके। तो तब जो है आपको अगेन मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंसिस्टेंसी होना, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लास्ट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगेन एक दिन में 15 आंसर लिखने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं बनेगा। अगर 1 साल तक जो है हर हफ्ते आप 2 से 3 क्वेश्चन लिख रहे हो, आपका मेंस जो है पक्का गारंटीड निकल जाएगा। गारंटीड बोल रहा हूँ, गारंटी सिविल सर्विस में कोई देता नहीं, मैं दे रहा हूँ। आप जो है हर हफ्ते 2 आंसर लिखो, इवेल्युएट कराओ, उसको रिपीट करो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स करो, बेसिक चीज़ें डालो, निकल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोमो नहीं करना है। व्हाट डू यू मीन बाय फोमो? इट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप जो है लाइक बढ़िया से किसी कोचिंग में जाते हो या आपने लाइब्रेरी में जाके जो है देखा भाई चलो आंसर राइटिंग करते हैं, किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठ गए जो अपने इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे है, उसके आंसर देखोगे, अपने आंसर देखोगे तो भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट, लाइक फोमो में मर जाओगे कि भाई ये तो बहुत अच्छे लिख रहा है, ये इतनी आगे पहुंच गया, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरे को जल्दी जल्दी करना है। अपना पेस स्लोली बिल्ड करो, वो अलग है, आप अलग है। आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन आप खुद हो। आप खुद इम्प्रूवमेंट करो, रोज़ अपने आप से compete करो, इम्प्रूवमेंट करो,
अगर आप ये करोगे तो आप जो है बहुत ही स्थिर तरह से बिल्कुल शांत रह के इस चीज़ को काफ़ी अच्छा पकड़ पाओगे। ठीक है जी। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगेन इफ़ यू डू यू कैन लाइक एंड शेयर, एंड स्पेशली उन लोगों के साथ जो आंसर राइटिंग के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर जरूर करो। एंड मेरी जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।